नमस्कार। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, जैसा कि प्रतिज्ञा क्लास आपको समय समय अंतराल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो तृतीय श्रेणी पुस्तकालय भर्ती में आपके आने वाले हैं, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, एक बार फिर अगले वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप उसका लाभ उठाएं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा क्लास में ऑफलाइन बैच 22 नवंबर 2024 से भी प्रारंभ है, और ऑनलाइन क्लासें अगर लेना चाहें तो वो भी उनको उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं आपका समय नहीं लेते हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, विषयों के बनने की एक प्रणाली प्रतीकरण, जिसको हम पटलीकरण भी कहते हैं, के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने है: साधारण विषय, संयुक्त विषय, जटिल विषय, या फिर कोई नहीं। उत्तर होगा इसका संयुक्त विषय। दूसरा प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में तृतीय श्रेणी लेवल की पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आया हुआ है। उन पुस्तकों की जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है, निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य क्या कहलाता है। निधानियों से यहाँ हमारा तात्पर्य है वो सेल्फ जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है। ओपन सेल्फ भी होती है, क्लोज सेल्फ भी होती है। तो पाठकों द्वारा अगर गलत निधानियों में, जैसे फिजिक्स की किताब अगर हिस्ट्री में रख दी जाए, तो निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य लाइब्रेरी साइंस में क्या कहलाता है। निधानी नियतन, ब है आपका भंडार सत्यापन, स है आपका निधानी परिशोधन, और द है भंडार स्थानांतरण। तो मित्रों, उत्तर होगा निधानी नियतन, यानी उसको नियत और निश्चित स्थान पर वापस पुनः स्थापित करना, ताकि पाठक को वो पुस्तक आसानी से मिल सके। अगला सवाल है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी, जिसको इंग्लिश में एरे बोलते हैं, में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई थी। ऑप्शन अ है 4, ब है आपका 5, स है 6, और द है 8। इसका सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न भी तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। कई बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है। स्क्रीन पे जो सवाल है आपको दिखाई दे रहा है: ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार, या विषय और प्रकार दोनों, या फिर अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का अगर संयोजन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। अ ज्ञान का वर्गीकरण, ब पुस्तक वर्गीकरण, स दोनों, या द फिर कोई अन्य। उत्तर होगा अ ज्ञान वर्गीकरण। पांचवा प्रश्न, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कुछ सैनिक स्कूल के प्रतियोगिता और इसरो के भी लाइब्रेरियन के थर्ड ग्रेड लेवल की भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं आपके लिए प्रतिज्ञा क्लास की तरफ से ये प्रश्न लाया हूं, जो आपको काफ़ी लाभ प्रदान करेगा आने वाली परीक्षा में। विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन या फिर क्षेत्र अगर वर्गीकृत किए जाते हैं या क्लासिफाइड किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं, समूहन कहलाते हैं, आसवन कहलाते हैं, या फिर पटलीकरण। प्रश्न पुनः देख लीजिए। विषय निर्माण विधि, यानी हम लाइब्रेरी साइंस में अगर सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसके संदर्भ में अगर समान तथा सदृश, त्रुटि से है, समान या समिश्र विषय से संबंधित अगर विशिष्ट अध्ययन करना है, तो वो क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं: विलयन, समूहन, आसवन, या पटलीकरण। तो ये होगा आपका विलयन।
अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण भी है और बिल्कुल नवीनतम भी है और इसके पूछे जाने की संभावना काफी हद तक है, क्योंकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। दोस्तों, FRBR का पूरा नाम क्या है? FRBR है सूचीकरण, मशीन पठनीय सूचीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें आपको अनुक्रमणिकाकरण यानी कैटलॉगिंग या फिर आपको जो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स जो है वो मशीन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे लेटेस्ट FRBR। अ है फंक्शनल रिकॉर्ड्स फॉर बिग रिसर्च लाइब्रेरी। ब है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर रिकॉर्ड्स। स है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। एंड द है फंडामेंटल रिकॉर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स। सो आंसर होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, सो FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है। जैसा कि आपको पता है विषय निर्माण की कई विधियां हैं, उसमें से एक विधि विखंडन भी है। विषय निर्माण विधि में विखंडन आपको देता है प्रामाणिक विषय, समन्वय विषय, या फिर मूल विषय, या फिर अधीनस्थ विषय। तो दोस्तों उत्तर होगा आपका प्रामाणिक विषय। अगला सवाल एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे पूछा गया है। यूनिमार्क, UNIMARC, यूनिमार्क का मतलब यह है कि मशीन रीडेबल एक्सेस कैटलॉग, यानी कैटलॉग को अब किसी पाठक के लिए किसी पुस्तकालय अध्यक्ष के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ओपेक के थ्रू उसको सर्च कर सकता है कि उसका मनचाहा ग्रंथ निधानी पर कहाँ व्यवस्थित है। उसके लिए यूनिमार्क एक जो है लेटेस्ट पद्धति है। वो निर्माण और विकास का श्रेय किस संस्था को जाता है? पहला है ILA, दूसरा है यूनेस्को, स है इफ्ला और द है फिड। तो दोस्तों उत्तर होगा इफ्ला, स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंस्टीट्यूशंस। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो पिछली बार भी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे इसी तरह से पूछा गया था और हम भी इसको आपको इसी तरह से लेके आए ताकि आपको इस तरह के सवाल जो है अगर मिले तो आपको उत्तर देने में बहुत आसानी हो और आपके मार्क्स सुनिश्चित हो। समुद्र विज्ञान एक विषय है जिसको इंग्लिश में हम ओशियनोग्राफी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि से परिगणित होता है? शिथिल समुच्चय, ब है आसवन, स है विलयन और द है समूहन। तो दोस्तों उत्तर होगा द, समूहन। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न जो कई प्रतियोगिता परीक्षा में और पिछली बार भी तृतीय श्रेणी प्रतियोगिता परीक्षा में सीधा पूछा गया था लाइब्रेरियन के अंदर। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए, यानी ये विषय किस विषय विधि निर्माण में आएगी? अ है विलयन, ब है विच्छेदन, स है पटलीकरण और द है अनाच्छादन। तो दोस्तों उत्तर होगा इसका स, पटलीकरण। अगला सवाल जो सीधा सीधा आपको पूछा गया था पिछले तृतीय श्रेणी में और 2 बार केंद्रीय विद्यालय के अंदर और 1 बार सैनिक स्कूल के अंतर्गत ये सवाल तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था इसी तरह से। ज्ञान उद्योग यानी नॉलेज इंडस्ट्री की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? फ्रिट्ज मॉचल्यू, एलन फॉस्टर, डेविड किंग या फिर ओ हेल्मर। तो दोस्तों आंसर होगा अ, फ्रिट्ज मॉचल्यू। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है और काफी जद्दोजहद के बाद आपके लिए लाया गया है। तृतीय श्रेणी में निश्चित रूप से इसकी आने की संभावना है। DDC के किस संस्करण में दशा संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं फेज रिलेशन के प्रावधान को शामिल किया गया था? दूसरा संस्करण, 7वां संस्करण, तीसरा है 11वां संस्करण और चौथा है 15वां संस्करण। तो दोस्तों उत्तर होगा आपका 11वां संस्करण के अंदर DDC में फेज रिलेशन ऐड हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक है। ये वो स्टैंडर्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और किसी भी लाइब्रेरी के लिए ये एक वरदान है। एक लाइब्रेरियन के लिए बहुत आसान है अपने रीडर्स को अच्छी सुविधा देने के लिए। तो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए मानक है? ISO 9000, MARC मार्क, Z3 9.93 और Z3 9.88। तो दोस्तों उत्तर होगा मार्क, मशीन एक्सेसिबल रीड कैटलॉग, रीडेबल कैटलॉग। एक और सवाल जो बिल्कुल लेटेस्ट है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, स्पेशली थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के लेवल के एग्ज़ाम जो भी है, विश्वविद्यालय स्तर पर भी, कॉलेज स्तर पर भी और कई संस्थाओं के स्तर पर भी और स्कूल लेवल पर भी, ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच में क्या संबंध है? सूचीकरण संहिताएं जो कैटलॉगिंग जो कोड बने हैं, जैसे भारत में CCC बना है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, डॉक्टर SR रंगनाथन जी द्वारा दिया गया, इसी तरह से और भी सूचीकरण जो संहिताएं हैं बनी है और ISBD के बीच में किस तरह का संबंध है? तो अ है, ISBD में सूचीकरण नियम शामिल है। ब है, ISBD सूचीकरण नियमों की जगह ले सकता है, हो सकता है। स, वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। और द, सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण का सम्मिलित होना। यस, सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण का सम्मिलित होना, द यहां पर आपका उचित उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर, एक ऐसी पुस्तक जिसने तहलका मचाया था कैटलॉगिंग के क्षेत्र में, नामक पुस्तक, पुस्तकल लिख लिया, गलती हो गया, पुस्तक के लेखक कौन थे? SR रंगनाथन, ब है CA कटर, स है J केसर और द जो है आपके सामने EJ कोट्स। तो दोस्तों उत्तर है EJ कोट्स, जिन्होंने सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नाम की पुस्तक लिखी, जो लाइब्रेरियन के लिए एक तरह से वरदान है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF। ऑनलाइन कैटलॉगिंग के अंदर जब ये इस CCF का पदार्पण हुआ था, तब एक क्रांति सी आ गई थी। दोस्तों इसके बारे में मैं एक लाइन में बता दूं, जब मार्क का अवतरण हुआ था या जब मार्क को लागू किया गया था, तब उसके अंदर सिर्फ 2 या 3 सूचनाएं दी जाती थी, जैसे हमारे फ़ोन आने से पहले पेजर में होता था, मैसेज टाइप होता था, उसी तरह से मार्क की सुविधा ये थी। CCF आने से 2 और सेवाओं का विस्तार लाइब्रेरी साइंस में हो गया था, और वो थी सारकरण और अनुक्रमणीकरण, यानी इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक फिल्म का ट्रेलर जैसे होता है, तो CCF में एक ग्रंथ का ट्रेलर की तरफ कि इस ग्रंथ के अंदर, इस पुस्तक के अंदर, इस पीरियडिकल्स के अंदर, इस फिल्म के अंदर ऐसा 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 है, शेष जानकारी के लिए आप विस्तार से देखिए। तो CCF आपको कॉमन कम्युनिकेशन यानी सामान्य संचरण बताने के लिए किया जाता है। ये प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ था? अ उत्तर है 1980, ब है 1984, स है 1988 और द है 1992। तो दोस्तों उत्तर होगा 1984, 1984। इंदिरा गांधी का जो निधन का वर्ष है, उसी वर्ष जो है आपका CCF जो है प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को कहा जाता है। कैटलॉग को रिकॉर्ड अगर हमको खोजना है या फिर उसको ब्राउज करना है, यानी कंप्यूटर में वो कहाँ पर है उसको निकालना है, या हमारी लाइब्रेरी में वो चीज़ कहाँ पर की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को कहा जाता है सीरियल कंट्रोल, ब है आपका ओपेक, स है आपका परिसंचलन और द है ग्रंथ अर्जन। तो लाइब्रेरी साइंस के दोस्तों उत्तर होगा ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यानी इसके अंदर आप पुस्तक को लेखक के नाम के अनुसार, पुस्तक को आप जो है उसके शीर्षक के अनुसार, पुस्तक को आपको उसके संपादकीय वर्ष के अनुसार, उसके अन्य ऑथर के अनुसार, उसके रुपयों के अनुसार, उसके ISBN के अनुसार, उसके ISSN का किसी के अनुसार अगर आप खोजेंगे ओपेक में, तो उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और उससे पाठक जो है वो अपनी निर्धारित पुस्तक तक आसानी से पहुंच जाएगा। और रंगनाथन जी का चौथा सूत्र,
पाठक का समय बचाएं, उसके अंदर ये आपको बहुत मदद करेगा। अगला प्रश्न है आपका मार्क। मार्क से त्रुटिवश लिखा गया है, मार्क MARC मशीन एक्सेसिबल कैटलॉग रिकॉर्ड्स में विषय पहुंच के क्षेत्र है 3 2 गुना, 4 2 गुना, 5 2 गुना या फिर 6 2 गुना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 2 गुना। 19वां, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जो 3rd ग्रेड लेवल की है, 2nd ग्रेड लेवल की है, IITs में और IIMs में पूछा गया है। और दोस्तों इस वक्त स्कूल पुस्तकालय या स्कूल लाइब्रेरी के अंदर भी काफी कुछ बदल रहा है। तो Z39.50 किसका मानक है? Z3950 किसका स्टैंडर्ड है? मानक यानी स्टैंडर्ड है। तो अ आपके सामने है संचार प्रतिरूप, ब आपके सामने है खोज या फिर पुनः प्राप्ति सेवाएं, स है आपका वेब स्रोतों का प्रसूचीकरण और द है पुस्तकालय प्रबंधन सेवाएं। तो निश्चित रूप से ये कैटलॉग से संबंधित है, तो खोज और पुनः प्राप्ति ये रिट्राइवल सिस्टम आपका जो है वो इसके लिए सही है। ब उत्तर इसका, ख उत्तर इसका सही है। 20वां प्रश्न आपके सामने आज का, मशीन रीडेबल कैटलॉग यानी मार्क निम्न में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? सबसे पहले मार्क को जो शुरुआत करने वाली संस्था थी वो कौन थी? द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब लाइब्रेरी ऑफ, ऑन लिखा है आप वो समझ है, ऑफ कांग्रेस, द इंसडॉक और द आपका डेसीडॉक। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ग्रंथ वाइज भी और तकनीकी वाइज भी और आधुनिकता के मामले में भी और संदर्भ सेवाओं के मामले में, किसी भी मामले में अगर बात करें तो सबसे बड़ी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वॉशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है। और इन्होंने सबसे पहले मार्क जो है उस कैटलॉग का आरंभ किया था, 16 लाइब्रेरियों से शुरुआत की थी। और आज आपको बता दूं कि ये विश्व स्तर पर मार्क 21 और यूनिमार्क हर एक लाइब्रेरी में, इवन यहाँ तक कि स्कूल लाइब्रेरी में, प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी में जहाँ कंप्यूटर है और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, यूनिमार्क और मार्क 21 वहाँ पर उपलब्ध है। आशा है, उम्मीद करता हूँ ये 20 प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगेंगे। जो इस चैनल पर पहले से हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नए हैं वो इसमें कमेंट भी करें अपने। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस कमेंट से हमें आपकी काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी कि हम इससे और बेहतर प्रश्न आपके लिए लाएं, ताकि आप तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी RPSC की भर्ती परीक्षा में आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। एक बार दोस्तों फिर बता दूं, अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छे से जानकारी एक क्लास के रूप में अध्ययन करना है तो प्रतिज्ञा क्लास के अंदर ऑफलाइन बैच 3rd ग्रेड का 22 नवंबर 2024 से प्रारंभ है। आप आके उसका लाभ उठाइए और ऑनलाइन नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगली बार आप अपने कमेंट्स कहें तो हम और बेहतर वीडियो और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।